क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 3 साल की बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, अचानक नजर से ओझल हो जाए और कुछ ही घंटों बाद एक बेहद दुखद घटना सामने आए। 16 नवंबर 2025 की शाम महाराष्ट्र के नासिक जिले के डोंगराले गांव में ऐसा ही हुआ, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। पुलिस ने जांच में एक गंभीर आपराधिक घटना की पुष्टि की, लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं कि यह घटना हुई कैसे। सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति पैदा कैसे हुई। जिस व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया गया वह कोई बाहरी नहीं था, बल्कि उसी गांव का 22 से 23 साल का एक युवक था। पुलिस ने उसे कुछ ही घंटों में हिरासत में ले लिया। इसके बावजूद कई सवाल अब भी सामने हैं। यह स्थिति अचानक बनी या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी? घटनास्थल से जांच टीम को क्या अहम संकेत मिले और क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी से पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाई है या इसमें और पहलुओं की जांच जरूरी है? 16 नवंबर 2025 की वह शाम शनिवार की थी। डोंगराले गांव में दिन भर की भागदौड़ के बाद लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। यह गांव मालेगांव तालुका का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां लगभग हर कोई एक दूसरे को जानता है। गलियां संकरी हैं, घर पास पास बने हैं और बच्चे अक्सर शाम को बाहर खेलते रहते हैं। उस दिन भी कुछ बच्चे अपने घरों के बाहर खेल रहे थे। उन्हीं में एक 3 साल की बच्ची भी थी, जो अपने घर के ठीक सामने दूसरे बच्चों के साथ खेल में व्यस्त थीं। उसकी मां घर के अंदर रसोई में काम कर रही थीं। घर के दरवाजे खुले थे, इसीलिए वह बीच बीच में बाहर झांक कर देख लेती थीं कि बच्ची सुरक्षित है या नहीं। सूरज ढलने लगा था। आसमान में हल्के नारंगी रंग की रोशनी फैल चुकी थी। गलियों में हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। बच्चे अभी भी खेल में मग्न थे और उनकी हंसी की आवाजें गली में गूंज रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। शाम के करीब 7 बजे बच्ची की मां बाहर आईं। उन्होंने इधर उधर देखा। खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी बेटी वहां नहीं थी। उन्होंने पास के बच्चों से पूछा, लेकिन किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं थी। एक बच्चे ने बताया कि थोड़ी देर पहले तक वह यहीं थी। दूसरे ने कहा कि शायद वह गली की दूसरी तरफ चली गई हो। मां ने सोचा कि संभव है वह पड़ोस के किसी घर में चली गई हो। उन्होंने पास के 2-3 घरों में देखा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। फिर उन्होंने घर के अंदर भी देखा, वहां भी वह नहीं थी। अब उनकी धड़कन तेज होने लगी। उन्होंने अपने पति को आवाज दी। पति बाहर आए। दोनों ने मिलकर पूरी गली में तलाश शुरू की। पड़ोसियों ने भी मदद की। कुछ लोग दूसरी गलियों में गए, कुछ गांव के दूसरे छोर तक पहुंचे, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। कुछ लोग टॉर्च लेकर निकल पड़े और कुछ अंधेरी गलियों में तलाश करने लगे। बच्ची की मां बेहद व्याकुल थीं और लगातार अपनी बेटी का नाम पुकार रही थीं। उनकी आवाज में डर और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। रात के लगभग 8 बज चुके थे और अंधेरा पूरी तरह छा गया था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी कि पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। किसी ने फोन किया और पुलिस को बताया गया कि एक 3 साल की बच्ची शाम से लापता है और किसी को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी गांव में पहुंची। कुछ पुलिसकर्मी उतरे और उन्होंने सबसे पहले बच्ची की मां से पूछताछ की कि आखिरी बार बच्ची को कब देखा गया था, किस समय और किन लोगों के आसपास वह खेल रही थी। सभी जरूरी बातें नोट की गईं और इसके बाद पुलिस ने भी खोजबीन शुरू कर दी। टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों, खाली पड़े मकानों और गांव के बाहरी इलाकों में देखा जाने लगा, लेकिन समय बीतता रहा और बच्ची का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कुछ महिलाएं बच्ची की मां के पास बैठकर उन्हें संभालने और सांत्वना देने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि बच्ची आखिर कहाँ गई। इसी बीच गांव के कुछ युवा भी खोज में शामिल हो गए और वे गांव के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़े, जहां खेत और झाड़ियां थीं और रोशनी काफी कम थी। टॉर्च की मध्यम रोशनी में वे आसपास देख रहे थे और तभी रात के करीब 10 बजे गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक मोबाइल टावर के पास उन्हें कुछ असामान्य दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर वहां झाड़ियों के बीच एक छोटी आकृति नजर आई। उन्होंने तुरंत दूसरों को बुलाया। बच्ची वहीं मिली, लेकिन उसकी स्थिति बेहद दुखद पाई गई। इस खबर के फैलते ही पूरा गांव उस जगह की ओर पहुंच गया और पुलिस भी मौके पर आ गई। जब बच्ची के माता पिता वहां पहुंचे तो उनके लिए वह दृश्य अत्यंत पीड़ादायक था।
कुछ ही घंटे पहले जो बच्ची खेल रही थी वह अब शांत अवस्था में पड़ी थी। मां खुद को संभाल नहीं पाईं और पिता स्तब्ध खड़े रह गए। आसपास मौजूद लोग गहरे सदमे में थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और किसी को भी पास नहीं जाने दिया। जांच प्रक्रिया के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। बच्ची को पूरी सावधानी के साथ जांच के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसे संकेत मिले जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। मामला अब एक गंभीर आपराधिक जांच में बदल चुका था और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। जब सुबह हुई तो पूरे डोंगराले गांव में भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। रात में जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग अपने घरों में ही रह रहे थे और बच्चों को बाहर भेजने से बच रहे थे। हर चेहरे पर डर और दुख की छाया दिखाई दे रही थी। पुलिस ने सुबह होते ही घटनास्थल को दोबारा खंगालना शुरू किया। मोबाइल टावर के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया था और वहां सुरक्षा टेप लगाई गई थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर मौजूद थी और वे जमीन तथा आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच कर रहे थे। जांच के दौरान मिट्टी के नमूने लिए गए, संभावित पैरों के निशानों की पहचान की गई और आसपास से मिलने वाली हर वस्तु को ध्यानपूर्वक इकट्ठा किया गया ताकि किसी भी तरह का अहम संकेत छूट न जाए। जो भी सामग्री जांच के लिए जरूरी मानी गई उसे सुरक्षित तरीके से सील कर लिया गया। यह सब देखकर गांव के लोगों को समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। इसी बीच बच्ची से जुड़ी जांच रिपोर्ट सामने आई जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक साधारण घटना नहीं थी। जब इस रिपोर्ट की जानकारी सामने आई तो पूरे इलाके में गहरी बेचैनी और आक्रोश का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर एकत्र होने लगे और बच्ची के परिवार के लिए न्याय की मांग की जाने लगी। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से फैलने लगी। पुलिस के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बन गई थी और उन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। मीडिया की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी थीं। कैमरे घटनास्थल की गतिविधियों को कवर कर रहे थे और रिपोर्टर गांव वालों से बातचीत कर रहे थे। हर कोई यह जानना चाहता था कि इस पूरे मामले के पीछे जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों की सूची तैयार की जो उस दिन शाम के समय गांव में मौजूद थे। खास तौर पर उन पर ध्यान दिया गया जो बच्ची के घर के आसपास देखे गए थे। गांव के कुछ युवकों से पूछताछ शुरू की गई। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि उस शाम एक युवक को बच्ची के आसपास देखा गया था। उस युवक का नाम खैरनर बताया गया जो गांव का ही रहने वाला था। उम्र लगभग 22 से 24 वर्ष के बीच थी और पेशे से मजदूरी करता था। कुछ बच्चों ने भी यह बताया कि उन्होंने उस शाम खैरनर को बच्ची से बात करते हुए देखा था और उसने उसे किसी बात का संकेत दिया था, जिसके बाद बच्ची उसके साथ गली की ओर गई थी और फिर दिखाई नहीं दी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने खैरनर की तलाश शुरू कर दी। उसके घर पर टीम भेजी गई लेकिन वह वहां मौजूद नहीं मिला। परिवार वालों से पूछताछ की गई लेकिन किसी को उसकी सही जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने बताया कि वह रात से गांव में दिखाई नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने खैरनर की तस्वीर गांव में दिखाकर जानकारी जुटानी शुरू की। धीरे धीरे घटनाओं की कड़ी साफ होने लगी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि घटना के बाद उसे गांव के बाहरी इलाके में जल्दबाजी में जाते हुए देखा गया था और वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। इन जानकारियों के आधार पर पुलिस को यह विश्वास हो गया कि खैरनर ही मुख्य संदिग्ध है और उसकी तलाश और तेज कर दी गई। पुलिस की टीमों ने आसपास के गांवों में भी खोज अभियान शुरू किया। इसी दौरान फॉरेंसिक जांच से जुड़े कुछ और तकनीकी संकेत सामने आए जिनके आधार पर घटनास्थल से मिले नमूनों को आपस में मिलान के लिए भेजा गया और डीएनए जांच के लिए सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए। दूसरी ओर गांव में माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका था। लोग भावनात्मक रूप से बेहद आहत थे। हालांकि कुछ बुजुर्ग लगातार यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। बच्ची के माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे और वे अपने घर में ही रह रहे थे। रिश्तेदार और पड़ोसी उनके साथ मौजूद थे। मां बार बार अपनी बेटी की तस्वीर देख रही थीं और खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। इस बीच मीडिया ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया। न्यूज़ चैनलों पर लगातार चर्चाएं होने लगीं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल सामने आने लगे। इसी दौरान घटना के अगले दिन पुलिस को एक अहम सूचना मिली। बताया गया कि खैरनर को पास के एक गांव में देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत वहां पहुंची
और एक खाली मकान से खैरनर को हिरासत में ले लिया गया। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित किया और खैरनर को भीतर ले जाया गया। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई और जांच का मुख्य सवाल यही था कि इस पूरी घटना के पीछे कारण क्या थे। शुरुआती पूछताछ में खैरनर ने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया और कहा कि उसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब उसके सामने गवाहों के बयान रखे गए और जांच से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की जानकारी दी गई तो उसके बयानों में असंगति दिखाई देने लगी। पुलिस ने उससे पूछा कि शनिवार की शाम वह कहाँ था। पहले उसने कहा कि वह घर पर था, फिर उसने बताया कि वह किसी परिचित के यहां गया था। बयान बदलते रहने से पुलिस का संदेह और गहरा गया। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि उसने उस शाम बच्ची से बात की थी। हालांकि उसने शुरुआत में इसे सामान्य बातचीत बताया। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी और जांच के तथ्य सामने आते गए, उसके जवाब बदलते रहे। अंततः जांच से जुड़े ठोस साक्ष्यों के सामने आने के बाद उसने पूरे घटनाक्रम को स्वीकार किया। उसने बताया कि उस शाम उसने बच्ची को अकेले खेलते हुए देखा था और उससे बातचीत की थी, जिसके बाद परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर चली गईं। जांच में यह भी सामने आया कि बाद में वह घबराहट की स्थिति में गांव के बाहरी इलाके की तरफ चला गया और रात भर इधर उधर छिपता रहा। उसकी स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस स्टेशन में कुछ समय के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। पुलिस अधिकारियों ने उसकी पूरी बयान प्रक्रिया को विधिवत दर्ज किया और उसे कड़ी निगरानी में रखा गया। जब यह जानकारी बाहर आई तो मालेगांव और आसपास के इलाकों में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्र हो गए और मीडिया की टीमें लगातार स्थिति को कवर करती रहीं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। जब बच्ची के माता पिता को इस बारे में जानकारी मिली तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें यह विश्वास करना बेहद कठिन लग रहा था कि उनके ही गांव का कोई व्यक्ति इस घटना से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने इसके बाद इस मामले को अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। जांच के दौरान जुटाए गए सभी सबूतों को व्यवस्थित किया गया, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को आधिकारिक रूप से फाइल में शामिल किया गया। खैरनर से जुड़ी बयान प्रक्रिया भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। अगले कुछ दिनों में उसे अदालत 3 में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके साथ ही मामले की औपचारिक सुनवाई शुरू हुई और बड़ी संख्या में लोगों की निगाहें इस पर टिक गईं कि अदालत का रुख क्या रहेगा। सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में मीडिया प्रतिनिधि, वकील, पुलिस अधिकारी और बच्ची के परिवार के सदस्य मौजूद थे, जबकि बाहर भी लोग एकत्र हो गए थे और मामले के निष्पक्ष निपटारे की उम्मीद कर रहे थे। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने सभी उपलब्ध साक्ष्य रखे, जिनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल जांच से जुड़े दस्तावेज, गवाहों के बयान और खैरनर से संबंधित रिकॉर्ड शामिल थे। अभियोजन ने यह स्पष्ट किया कि जांच के दौरान सबूतों की कड़ी मजबूत रही और घटनाओं का क्रम आपस में मेल खाता है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क रखने की कोशिश की गई कि आरोपी मानसिक दबाव में था और पूछताछ के दौरान उस पर दबाव डाला गया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इन दलीलों को साक्ष्यों के आधार पर खारिज किया। अदालत को बताया गया कि तकनीकी और वैज्ञानिक जांच से प्राप्त निष्कर्षों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया गया है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में भी ये जीता पाई गई है। सुनवाई के दौरान बच्ची के माता पिता को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। उन्होंने न्यायालय से निष्पक्ष निर्णय की अपील की। उस समय अदालत कक्ष में वातावरण अत्यंत गंभीर था और यह स्पष्ट था कि मामला सभी के लिए भावनात्मक रूप से कठिन है। कुछ सप्ताह की सुनवाई और विचार विमर्श के बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें खैरनर को दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया गया। फैसले की जानकारी सामने आने के बाद यह खबर पूरे देश में फैल गई और विभिन्न माध्यमों पर इस पर चर्चा होने लगी। हालांकि कानूनी निर्णय हो चुका था, लेकिन बच्ची के माता पिता के लिए यह सजा उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती थी। अदालत से बाहर आने के बाद उन्होंने यह कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है, लेकिन वे यही चाहते हैं कि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह की पीड़ा न झेलनी पड़े। इस मामले ने पूरे महाराष्ट्र में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक व्यापक चर्चा को जन्म दिया। शहरों और गांवों में माता पिता पहले से अधिक सतर्क होने लगे।
स्कूलों में बच्चों को सुरक्षा से जुड़े व्यवहार के बारे में जागरूक किया जाने लगा। पुलिस और प्रशासन की ओर से भी गांवों में जागरूकता अभियान चलाए गए और लोगों को यह समझाया गया कि बिना सोच समझे किसी पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि खतरा हमेशा बाहरी नहीं होता, कई बार वह आसपास के माहौल से ही पैदा हो सकता है। इसलिए सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है। सजा सुनाए जाने के बाद भी डोंगराले गांव का माहौल पहले जैसा नहीं हो पाया और गलियों में पहले जैसी निश्चिंतता दिखाई नहीं दी। बच्चे अब भी खेलते थे, लेकिन माता पिता उन पर पहले से कहीं अधिक ध्यान देने लगे थे और हर कोई पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था। बच्ची के माता पिता अब भी अपने दर्द के साथ जीवन जी रहे हैं। उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें इस बात से कुछ संतोष है कि उनकी बेटी के मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई और जिम्मेदार व्यक्ति को सजा मिली। साथ ही यह उम्मीद भी बनी कि उनकी बेटी की कहानी शायद किसी और बच्चे को सुरक्षित रखने में मदद कर सके। यह मामला एक अहम याद दिलाता है कि हर बच्चा कीमती है और हर बच्चे की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें, जहां वे बिना डर के खेल सकें और जहां माता पिता को हर समय चिंता में न रहना पड़े। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी अधूरी रह जाती है। मालेगांव की यह घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए और इसके लिए सतर्कता, जागरूकता और जिम्मेदारी हम सभी को साझा करनी होगी।